नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, यह है हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। देखिए, बुक का नाम ये है एनवायरनमेंट और हमारे पहले चैप्टर का नाम भी है एनवायरनमेंट। चैप्टर के स्टार्टिंग में एक रवि नाम का बच्चा है जो अपने वेकेशंस के बाद स्कूल जा रहा है और स्कूल जाते ही वो देखता है कि जो उनका प्लेग्राउंड है उसमें कुछ खुदाई की गई है। खुदाई क्यों गई है? फॉर द कंस्ट्रक्शन। वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जो रवि नाम का बच्चा है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो उदास इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे आदत थी वहां पर बहुत खूबसूरत घास देखने की, मैरीगोल्ड्स के फ्लावर देखने की और ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज को इधर उधर देखने की। राइट, ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। वो अपनी अपने जो इमोशंस हैं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है। और मॉर्निंग असेंबली में उनके जो प्रिंसिपल हैं वो भी काफी सैड दिखाई देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं सी हाउ अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। उनके प्रिंसिपल कहते हैं सी हाउ अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। देखिए, रवि क्या करता है, अपनी टीचर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं? व्हाट इज एनवायरमेंट। देखिए, एनवायरमेंट क्या है? whatever you see in your surrounding, said the teacher। देखिए, वो टीचर कहते हैं whatever you see in your surrounding that is environment। देखिए, आप अपने आसपास में जो भी देखते हैं वो है आपका environment। राइट, वो आपका क्या है? पर्यावरण है। राइट, रवि thought aloud, that means the school building, table, chairs in the classroom, even that open field, the road, garbage, my friends, all are parts of my environment. Yes। देखिए, रवि बोलता है मैं जो सारी चीजें अपने आसपास देख रहा हूँ, गार्बेज, रोड, मेरे फ्रेंड्स, स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स इन द क्लासरूम, क्या ये सब मेरा एनवायरनमेंट है? तो उसकी टीचर रिप्लाई करती है यस, दिस इज ऑल योर एनवायरनमेंट, सेड द टीचर। बट वेट, some objects are created by nature, for example, mountains, rivers, trees, and animals, other made by people, for example, roads, cars, clock, and books। देखिए, उसकी टीचर कहती है कि कुछ जो एनवायरनमेंट है that was created by the nature and some environment is made up by the human। देखिए, कुछ एनवायरनमेंट को किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है, और कुछ कुछ एनवायरनमेंट को ह्यूमन ने डेवलप किया, जैसे रोड, कार्स एंड क्लॉथ। ठीक है, नाउ आगे आगे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दिखाए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेसिकली तीन कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं, बेसिकली दो कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे, नेचुरल और ह्यूमन मेड। देखिए, नेचुरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वाटर, लैंड एंड लिथोस्फीयर। राइट, और यहाँ पे ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं, यहाँ पे ह्यूमन। राइट, नाउ from the above conversation, you understand that the place people think and the nature surround any living organism is called environment। देखिए, यहाँ पे environment की definition दी हुई है। हर वो चीज जो किसी living organism के इर्द गिर्द है, हम उसे कहते हैं environment। देखिए, क्या है? place, कोई भी जगह, कोई भी लोग, and things, कोई भी वस्तु, and nature that surround any living organism is called environment। Right, it is the combination of natural and human made phenomena। देखिए, environment क्या होता है? environment combination होता है natural and human made phenomena का। देखिए, environment कब बनता है? एनवायरमेंट बनता है जब नेचर की तरफ से कुछ चीजें दी हुई हो, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके ह्यूमन कुछ ऐड ऑन करे, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा एनवायरमेंट बनाते हैं। जैसे लैंड नेचर ने दी हुई है, उस लैंड पे अगर ह्यूमन बिल्डिंग बना ले तो ये दोनों मिलकर एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। राइट, व्हाइल नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। देखिए, अब ये बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक क्या होता है? देखिए, द वर्ल्ड लिविंग और द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, बायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या कहते हैं? बायोटिक। और अबायोटिक इन्हें कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। राइट, नॉन लिविंग एलिमेंट्स को हम कहते हैं अबायोटिक, और लिविंग एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बायोटिक। राइट, बायोटिक के एग्जांपल क्या होंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स, और अबायोटिक के एग्जांपल होगा लैंड एंड वाटर। राइट, नाउ human environment reveals the activities, creations and interaction among the human beings। right, now अब हम दूसरे उस पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एनवायरमेंट वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ? देखिए, एनवायरमेंट वर्ड जो है इसका ओरिजिन हुआ है फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से। ठीक है, फ्रेंच वर्ड एनवायर से। एनवायर मीन नेबरहुड। राइट, तो एनवायरमेंट वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? बेसिकली इट इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज। नाउ हमारा दूसरा टॉपिक है नेचुरल एनवायरमेंट। देखिए, अब नेचुरल एनवायरमेंट होता क्या है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरमेंट। देखिए, नेचुरल एनवायरमेंट किन से मिलकर बनता है? लैंड, वाटर, एयर एंड प्लांट एंड एनिमल्स,
ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। देखिए लास्ट लास्ट ईयर की जो हमारी बुक थी, क्लास 6 की जो हमारी बुक थी, हमने उसमें पढ़ा था लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में और बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है, अब हम इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फीयर की। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉलिड क्रस्ट ऑफ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या होती है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है, सबसे जो अपर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ is made up of rocks and minerals and covered with by the thin layer of soil। ठीक है, लिथोस्फीयर किसे बोलते हैं, जो अर्थ की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, सॉलिड क्रस्ट लेयर होती है, और उसके ऊपर जो छोटी सी मिट्टी की परत होती है, जो काफी इसमें काफी मिनरल्स होते हैं, उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। इट इज इरेगुलर सरफेस। देखिए जो लिथोस्फीयर की सरफेस होती है वो क्या होती है, काफी इरेगुलर। इरेगुलर कैसे, देखिए कहीं पे काफी प्लेन होती है, कहीं पे उबड़ खाबड़ होती है, कहीं पे कुछ होती है, कहीं पे कुछ होती है, कहीं पे प्लेट्यूज मिलेंगे आपको, कहीं पे माउंटेन्स मिलेंगे, लाइक दिस राइट। इरेगुलर सरफेसेस होती है ऐसी। ठीक है, एक जैसी सरफेस नहीं होती है, राइट। with the various landforms such as mountains, plateaus and plains, valleys। ठीक है, landforms are found over continents and also on the ocean floors। देखिए लैंडफॉर्म्स कहाँ पे फॉर्म करते हैं, लैंडफॉर्म्स आर आल्सो इन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर पे। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि ओशन फ्लोर पे कैसे लैंडफॉर्म्स होते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जो लैंडफॉर्म कॉन्टिनेंट पे फॉर्म करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। देखिए क्या होता है, प्लेन्स होते हैं, पिछली बुक में हमने पढ़ा था प्लेन्स होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेट्यूज के अलावा माउंटेन्स होते हैं, और भी बहुत सारे लैंड सर्फेसेस होते हैं, राइट। लेकिन अब हम ओशन फ्लोर के बारे में भी पढ़ेंगे, ओशन सरफेस पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। देखिए हमें लिथोस्फीयर में क्या क्या प्रोवाइड होता है, फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, ठीक है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ये सारे हमें लिथोस्फीयर में हमें ये प्रोवाइड होता है, राइट। इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। देखिए इन सारी चीजों से हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारी मिनरल वेल्थ भी हमें इनसे मिलती है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चोरल डायग्राम दिखाया गया है, जहाँ पे लिथोस्फीयर, देखिए एटमॉस्फेयर दिखाया गया है, राइट, हाइड्रोस्फीयर दिखाया गया है, लिथोस्फीयर दिखाई दिया, और जहाँ पे चारों मिलते हैं एक साथ, वहां पे क्या बनता है, बायोस्फीयर हमारा चौथा डोमेन बनता है, राइट। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। देखिए वाटर के डोमेन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हमने पिछले चैप्टर में, पिछली बुक में भी पढ़ा था। इट इज कंप्राइज ऑफ वेरियस सोर्सेज लाइक वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। देखिए हाइड्रोस्फीयर किससे किससे बनता है, वाटर से बनता है, और बहुत सारी वाटर बॉडीज इसके अंदर होती है, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, सी हो गया, ओशन हो गया। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए हाइड्रोस्फीयर बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, जस्ट लाइक एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्यों, बिकॉज हमारी जो बेसिक नीड है वाटर की, वो कहाँ से कंप्लीट होती है, हमारे वाटर से। सिर्फ हमारी नहीं, जो एनिमल किंगडम के जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो वाटर नीड है वो भी इन्हीं से कंप्लीट होती है, राइट। हमारा तीसरा डोमेन है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। देखिए अर्थ के ऊपर एक थिन लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जो हमें सराउंड करती है, हमारे चारों ओर, अर्थ के चारों ओर एक थिन लेयर ऑफ एयर है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड। देखिए जो अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो इस एटमॉस्फेयर करके रखता है, इसको पकड़े रखता है। अगर ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता, तो एटमॉस्फेयर हमारे चारों ओर ना होता, ये उड़ जाता, जस्ट लाइक अदर प्लेनेट लाइक मरकरी एंड वीनस। लेकिन अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको पकड़े हुए, यानी अर्थ का जो फोर्स है वो इसको पकड़ के रखता है, जिस वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे चारों ओर दिखाई देता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हम किससे प्रोटेक्ट करता है, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सन की जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज होती हैं, और बहुत ज्यादा तेज गर्मी होती है, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारा एटमॉस्फेयर। अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना हो, अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना हो, तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, बहुत तेज गर्मी लगेगी, और जो सन के अल्ट्रावायलेट रेज होंगी वो हमें उनसे हम बीमार पड़ सकते हैं। बेसिकली कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हमें अल्ट्रावायलेट रेज से होती हैं। ठीक है, इस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। देखिए एटमॉस्फेयर में क्या होती है, नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, वाटर वेपर होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर किनका कॉम्बिनेशन होता है, गैसेस का कॉम्बिनेशन तो होता है, साथ में एटमॉस्फेयर में क्या होती है, डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वाटर वेपर, राइट। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। देखिए जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होंगे, वैसे वैसे हमारे वेदर और क्लाइमेट में
चेंजेस होंगे। देखिए अब जो एरा आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, CO2 बढ़ रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे हीट बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, राइट। प्लांट एंड एनिमल किंगडम, देखिए यहाँ पे अब चौथे डोमेन की बात की गई है, बायोस्फीयर की, राइट। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, प्लांट और एनिमल किंगडम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, राइट। और लिविंग वर्ल्ड, देखिए वो क्या बनाते हैं, लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं, और प्लांट और एनिमल किंगडम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ where land, water and air interact with each other to support the life। देखिए मैंने आपको पिछले डायग्राम में यहाँ पे बताया था, ये तीनों देखिए तीनों डोमेन, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जहाँ पे मिलकर मिलकर एक, जहाँ पे तीनों मिलते हैं एक साथ, वहां पे क्या बनाते हैं, मिलकर एक डोमेन बनाते हैं, जिस डोमेन में लाइफ एग्जिस्ट करती है, और उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, राइट। नाउ अब यहाँ पे व्हाट इज इकोसिस्टम, देखिए अभी तक हमने एनवायरनमेंट की बात की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम की मीनिंग दी हुई है, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके इंटरेक्शन से with each other, with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। देखिए ये सारे मिलकर, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, जब सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है, इंटरेक्शन करते हैं विद द अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स, ये सब मिलकर क्या बनाता है, हमारा इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। व्हाट इज इकोसिस्टम एट एनसीसी कैंप रवि's क्लास वाज अटेंडिंग। देखिए अभी यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है कि रवि की एक क्लास होती है यहाँ पे, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, और वो अब डिफरेंट लैंड फॉर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो एक बच्चा बोलता है कि मैं, एक बच्ची है यहाँ पे, वो केरला से है, वो बोलती है कि केरला में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, वहाँ पे जो फील्ड्स होते हैं वो काफी ग्रीन होते हैं। एक बच्चा है यहाँ पे हीरा फ्रॉम जैसलमेर, वो कहता है कि हमारे यहाँ क्या है, वो जैसलमेर रहता है, और वहाँ पे वो बोलता है कि वहाँ पे तो बिल्कुल बारिश नहीं होती, वहाँ पे आपको सिर्फ रेत दिखेगी और कैमल दिखेंगे, राइट। नाउ Hira says, not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizard and many insects too। वो बोलता है कि आप हमारे डेजर्ट में जाएंगे तो आपको ये सारे snakes, lizard और many insects आपको दिखेंगे। Ravi wondered, why do animals, the vegetation and the way people live vary place to place? Are they all related to each other? कि यहाँ पे जो बच्चा है वो रवि नाम का जो बच्चा है वो कहता है कि जिस तरीके का हमारा एनवायरनमेंट होता है, राइट, जिस तरीके की हमारी जोग्राफिकल लोकेशन होती है, जिस तरीके का हमारा एनवायरनमेंट होता है, उसी तरीके के आपको हम वहां पर क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, उसी तरीके के आपको मैमल्स वहां पे देखने को मिलेंगे। अगर आप केरला में जाएंगे आपको वहां पे गिरगिट दिखेगी, आपको वहां पे उस तरीके के मैमल्स दिखेंगे जो वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप डेजर्ट में जाएंगे तो आपको डेजर्टिक एनिमल्स मिलेंगे, जैसे कैमल वगैरह मिलेगा, या वहां के जो वहां पे जो रिलेटेड स्पीसीज सूट करती है उस एनवायरनमेंट को पर्टिकुलर, वो स्पीसी आपको वहां पे दिखेगी। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। ऑन 5th of June every year the World Environment Day is celebrated। 5th of June को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसके नीचे एक और ग्रोसरी यहाँ पे दी गई है, बार्टर सिस्टम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, barter system, this is a trade in which goods are exchanged without the use of money। देखिए ये पहले एंशिएंट टाइम और मेडिवल टाइम में इसका यूज किया जाता था, जब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, मनी, टोकन मनी नहीं होती, तब लोग क्या करते थे, किसी चीज के बदले किसी चीज को देते थे, और इससे ही मार्केट चलता था, राइट। जैसे जूते के बदले आपने किसी को अनाज दे दिया, और अनाज के बदले आपने उससे अनाज ले लिया, ठीक है। ऑल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है। ये सारी चीजें, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस किस पे डिपेंड करते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग पे। जिस तरीके का वेदर, क्लाइमेट का पैटर्न होगा, जिस तरीके की ज्योग्राफी होगी, उसी तरीके से ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट अपने आप को क्या कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे। देखिए अगर आप डेजर्ट में जाएंगे तो आपको वैसा ही प्लांट मिलेगा जो डेजर्ट के एनवायरनमेंट को सूट करता होगा, आपको कैक्टस वहां पे देखने को मिलेगा, राइट। अगर आप माउंटेनियस रीजन में जाएंगे जहाँ पे रेनफॉल हैवी है, तो और रेनफॉल हैवी और ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, तो आपको वहाँ पे ओक का ट्री मिलेगा, ठीक है। उसी तरह के आपको वहां पे ट्री मिलेगा, ठीक है। ऑफ्टन दे आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखिए ये क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट। देखिए एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी लोकेशन, ज्योग्राफी हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया आपका, रेनफॉल हो गई, ये सारे आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एल्वेज अ रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम, ठीक है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम विद द लार्ज रेन फॉरेस्ट। देखिए कैसे कैसे इकोसिस्टम हो सकते हैं, देखिए आप इकोसिस्टम बताया हुआ, कैसे कैसे इकोसिस्टम हो सकते हैं, लार्ज रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं,
ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्टिक इकोसिस्टम हो सकता है। इस बुक में हम अभी इन सारे अभी हम इन सारे लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, इन सारे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इनके क्या फीचर्स होते हैं, लार्ज जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं, ग्रासलैंड कहाँ पे होते हैं, कैनवास क्या होता है, लानोस क्या होते हैं, कैनवास क्या होते हैं, ठीक है। अब इन सारे हम इन लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, क्यों होते हैं, लेक कहाँ पे होती हैं, रिवर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ओशन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, राइट। नाउ हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन क्या करता है, एनवायरनमेंट को क्या करता है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ और उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसे मॉडिफाई करता है। सपोज कीजिए एक फॉरेस्ट था, अब ह्यूमन को जरूरत थी एग्रीकल्चर करने की, तो ह्यूमन ने क्या किया, उस फॉरेस्ट को चॉप ऑफ कर दिया और वहां पे क्या करनी शुरू कर दी, एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी। अब एग्रीकल्चर कर रहा है, अब एग्रीकल्चर के बाद ह्यूमन को क्या चाहिए, उसी लैंड पर कुछ घर बनाने हैं, कुछ बिल्डिंग्स बनाने, तो उस एग्रीकल्चर लैंड को ह्यूमन ने क्या किया, कट ऑफ किया, उस पे बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, राइट। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। देखिए अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया था, वो अपने आप को नेचर के साथ क्या कर लेते थे, अडेप्ट कर लेते थे, जैसे नेचर चल रहा है वो अपने आप को वैसे अडेप्ट कर लेते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। देखिए वो अपनी अपनी जो नीड होती है, डे टू डे नीड होती है, वो किससे कंप्लीट करते हैं, नेचर के साथ कंप्लीट किया करते हैं। विद द टाइम needs grew and become more varied. Humans learn now new ways to use and change environment। देखिए ह्यूमन ने धीरे धीरे क्या करना सीख लिया, एनवायरनमेंट को चेंज करना सीख लिया और अपने लिए उसको मॉडिफाई करना सीख लिया, ठीक है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। देखिए ह्यूमन ने क्या सीख लिया, क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया, डोमेस्टिकेट करना सीख लिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया, ठीक है। एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, अब ह्यूमन को जरूरत थी एक जगह पे सेटल्ड होने की, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने क्रॉप्स उगानी शुरू की, ठीक है। सबसे पहले उसने क्रॉप उगानी शुरू की, क्रॉप के साथ उसने क्या करना शुरू किया, कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। ऐसे एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया जो उसके लिए क्या हो, बहुत इजीली उसके लिए बहुत आसान हो जिनको पालना, जाकि ताकि वो उनका उनका यूज कर सके, ठीक है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। देखिए व्हील इन्वेंट हुआ, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। ठीक है, सरप्लस फूड क्या होने लग गया, प्रोड्यूस होने लग गया। सरप्लस क्यों होने लगा, क्योंकि अब वो सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहा था, अब उसको नेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहना होता था, अब वो खुद एग्रीकल्चर करता था, तो उसका जो सरप्लस था वो हमेशा की तरह क्या होने लगा, अब वो उसका सरप्लस जो था वो बढ़ने लगा, ठीक है। नाउ द इमर्ज अ न्यू सिस्टम वाज इमर्ज, दैट इज बार्टर सिस्टम। देखिए जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, क्या होना शुरू हुआ, बार्टर सिस्टम इमर्ज होना शुरू हो गया, ठीक है। ट्रेड होना शुरू हो गया, स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखिए अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है 18th सेंचुरी में। बेसिकली अगर हम देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है ब्रिटेन, ठीक है। और विच इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखिए लार्ज स्केल पे क्या होना शुरू हो गया, अब प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। देखिए पहले ट्रांसपोर्टेशन किस पे चलता था, किसी पे चलता था, एनिमल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन चलता था, या ह्यूमन खुद से ट्रांसपोर्ट करता था एक चीज को दूसरी जगह। लेकिन अब क्या आने लगी, ट्रेन आने लग गई, व्हील का इन्वेंशन हुआ तो बुलक कार्ड्स का यूज होने लगा। अब ट्रेन का इन्वेंशन हो गया, इसके बाद ट्रेन का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद कार्स का इन्वेंशन हुआ, कार्स ट्रेन सबका इन्वेंशन हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा फास्टर हो गया, राइट। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए अब कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग हो गया, राइट। पहले क्या होता था, आपको किसी को डाक भेजना होता था, कोई एक पर्टिकुलर आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता था। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन आया, अब क्या हो गया, कम्युनिकेशन क्या होगा, काफी ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। नाउ हैव यू एवर थॉट व्हाई you love eating a juicy watermelon in the summer and hot roasted peanuts in the winter? ठीक है, a perfect balance is necessary between the natural एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखिए आपको जब ठंड होती है तब आपको रोस्टेड पीनट्स खाना पसंद होता है, और जब गर्मी होती है तब आपको क्या खाना पसंद होता है, ठंडा वाटरमेलन। क्यों, क्योंकि आपकी नीड नेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे नेचर अपने आप को चेंज करता है, आपकी नीड्स भी चेंज होती रहती है, ठीक है। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखिए नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। अगर वो परफेक्ट बैलेंस नहीं बनेगा तो चेन टूट जाएगी, नेचर को जो चेन है वो टूटने लगेगी, ठीक है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।